लास्ट सेशन में हमने साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक्स की क्या साइंस है, ये क्यों आते हैं, और हमने उसकी एक ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर देखी थी उन रीज़न्स की जो अल्टीमेटली इस जियोलॉजिकल फिनोमेना के कॉज हैं असल में। आज हम बस चूँकि एक ही सेशन है मेरे पास, मैं इस स्लाइड्स को उस तरह से फॉलो नहीं करूँगा, डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कुछ डिस्कस करूँगा और हैज़र्ड रिलेटेड इश्यूज़ जो शायद आपके ज़्यादा रेलेवेंट हैं आपकी इस कोर्स के, उसके बारे में बात करेंगे। साइस्मिक हैज़र्ड प्राइमरीली मेरा टॉपिक होगा आज का। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बेसिक्स जो आपके सामने कभी ना कभी ज़रूर आ जाएंगी या आपसे जिन चीज़ों से वास्ता पड़ सकता है आपको, वो ज़रूर डिफ़ाइन कर दूँ आपके लिए। कंसिडरिंग के अर्थक्वेक की कॉज की एक ज़्यादा बेहतर पिक्चर आपके जहन में है और आई थिंक कि आप लोग उस पर यकीन भी करते होंगे, और आई होप कि कोई जिस तरह की रीज़न्स हमारे यहाँ आम तौर पे मशहूर हैं उन से आप ज़्यादा बेहतर अब व्यू पॉइंट रखते हैं अपना। कभी कभार मैं आपके सर के साथ कोलैबोरेट करता हूँ ये जानने के लिए कि वो एरियाज़ जो अर्थक्वेक से ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, यानी जहाँ पर ऑलरेडी अर्थक्वेक्स की कल्चरल मेमोरी एग्जिस्ट करती है, लोगों को पता है अर्थक्वेक्स कैसे होते हैं, क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है, उन एरियाज़ में ये मालूम करूँ कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो कोई इनके अगेंस्ट कोई प्रिकॉशनरी मेजर लें। क्या चीज़ें हैं जिन पर अगर ज़ोर दिया जाए तो वो कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ हमें इसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हुए या उसमें रहते हुए। तो ज़ाहिर है अब ये सोशल साइंसेस की डोमेन है, अब मेरा एरिया इसमें नहीं है। मैं अक्सर कोलैबोरेट करता हूँ आपके सर के साथ कि उन एरियाज़ में जाके सर्वे किया जाए, लोगों से बात की जाए, पूछा जाए कि वो क्या समझते हैं कि वो कितने रिस्क पे हैं, जिसको रिस्क परसेप्शन कहते हैं, जो आपके सर का मेन एरिया है। उसमें हमें कई दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। कई दफ़ा हमें ये मालूम होता है कि किसी कम्युनिटी में जहाँ पे ऑलरेडी अर्थक्वेक आ चुका है, एक बड़ी तादाद ये समझती है कि अर्थक्वेक्स अकर बिकॉज कोई रैथ ऑफ गॉड कहता है इसको, कोई कुछ कहता है। और आजकल भी ऐसा ही है, मतलब आपको ऐसी कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी जहाँ पे ऐसी रीज़न्स, रिलीजियस रीज़न्स लोग पेश करेंगे या कुछ और इस तरह की मिलती जुलती। अब ज़ाहिर है अगर ये रैथ ऑफ गॉड है तो फिर तो आप कोई इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई मोटिवेशन नहीं है अपने घर को बेहतर करने की या अपने रिस्क को रिड्यूस करने की। इस तरह की चीज़ें जो कि आम तौर पे इंजीनियरिंग डोमेन में नहीं आती, सोशल साइंस की डोमेन में आती हैं, वो ज़्यादा बराह रास्त अफेक्ट करती हैं उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो आम बंदा ले रहा होता है। मेरी बनाई हुई टेक्नोलॉजी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन के जो मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको अगर आपने ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना है तो कोई रास्ता नहीं है सिवाय ये रूट अपनाने के कि आप सोशल साइंस को इन्वॉल्व करें, लोगों की साइकोलॉजी समझें और ये मालूम करें कि वो ख़ुद अपने आप को कितना रिस्क में समझते हैं। अगर वो हाई साइज्मिक रिस्क एरिया में हैं और वो अपने आप को रिस्क में नहीं समझते तो आपकी सारी एफ़र्ट्स किसी एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, यानी इंजीनियरिंग साइड की जितनी भी एफ़र्ट्स हैं वो किसी भी रिज़ल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। 2015 में नेपाल में गोरखा अर्थक्वेक बड़ा फेमस आपने सुना होगा, और नेपाल भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ के बिल्डिंग स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी आम बर्न्ड ब्रिक्स की बनाई हुई इमारतें जो कि लोड भी बेयर करती हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट से नहीं बनाते वो आम तौर पे अपनी बिल्डिंग्स। वहाँ पर फील्ड सर्वे के दौरान ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो मटेरियल गिर चुका है, जो इमारतें गिर चुकी हैं, उसी मटेरियल से दोबारा से उनकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, बिकॉज़ वो जेन्युइनली वो लोग ये समझते हैं कि अर्थक्वेक की रीज़न कुछ और है, वो अपने आप को रिस्क में कमी नहीं कर सकते इन चीज़ों से।
अपने इमारत को, अपने स्ट्रक्चर को बेहतर बना के। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इंजीनियरिंग साइड जिनको कंसिडर ही नहीं करती, वो एक टेक्नोलॉजी डेवलप करती है और वो समझती है कि अब ये लोगों की किस्मत बदल देगी। असल में ऐसा नहीं है। लोगों से जिस साइंस का ताल्लुक़ है वो आपकी साइंस है, बराह रास्त जिससे ताल्लुक़ है। एनीवेज, इस हवाले से अगर आपको अर्थक्वेक की दुरुस्त साइंस का अंदाज़ा होगा, ये क्यों आते हैं, इनको क्या चीज़ गवर्न करती है, या इसमें क्या इश्यूज़ हैं, क्या टर्मिनोलॉजी है, वो सब चीज़ें आपके कहीं ना कहीं काम आएंगी। ये सब इंफॉर्मेशन डिज़ास्टर की डोमेन में कहीं ना कहीं आपके सामने ज़रूर आ जाएंगी। अभी उसी डिस्कशन को क्विकली रैप अप करते हैं, वो साइंस वाली चीज़, और हैज़र्ड पे जाते हैं, जिस पे आज मैं कुछ टाइम आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं अब ये स्लाइड बाय स्लाइड नहीं चलूँगा, ये मैं सब स्किप करूँगा। जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ मैं रुकूँगा। अर्थक्वेक की जो एनर्जी है या जो उसकी शेकिंग है, उसको हम कई वेव्स में क्लासीफाई करते हैं। कोई वेव्स स्ट्रॉन्ग होती है, कोई वीक होती हैं, कोई ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ये सब डिटेल में स्किप करूँगा और मैं डायरेक्टली अर्थक्वेक को मेजर करने के कुछ तरीक़ों पे बात करता हूँ। ठीक है, हम एक टाइम था जब ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट किसी अर्थक्वेक के दौरान, यानी वो कितना डिस्प्लेस हुआ किस डायरेक्शन में, वो रिकॉर्ड करते थे। आज हम डायरेक्टली ग्राउंड की एक्सेलरेशन रिकॉर्ड करते हैं। यानी अगर आप डिस्प्लेसमेंट की या पोजीशन के चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें तो वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के चेंज होने का रेट एक्सेलरेशन है। उसकी भी एक ख़ास वजह है कि आजकल क्यों हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए डायरेक्टली ग्राउंड की एक्सेलरेशन रिकॉर्ड करते हैं, वो आई थिंक आगे आ जाएगी। वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली अटैम्प्ट जो अर्थक्वेक्स को मेजर करने की गई वो ये थी। 136 AD में हमारे पास सबसे पुराना रिकॉर्ड अवेलेबल है कि किसी अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने का कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। अब ये टाइम अब ज़हन में रख लें, 136 AD, आज से तकरीबन 2000 साल पहले। एक चाइनीज़ इन्वेंटर था चोको, और डिफरेंट बुक्स में इसका डिफरेंट नाम मिलता है। उसने ये इस तरह का एक मेटालिक वेसल बनाया, ये जो आप देख रहे हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस थी। इसमें ये कुछ उसने हर तरफ ड्रैगन फिक्स किए इस वेसल के ऊपर। उन ड्रैगन्स के मुंह में मेटालिक बॉल्स उसने बड़ी प्रिसीजन के साथ फिक्स की, इस तरह कि इस वेसल को ज़रा सी शेकिंग भी दी जाए किसी भी डायरेक्शन में तो वो मेटालिक बॉल ड्रॉप हो जाएगी उसके मुंह से, ड्रैगन के मुंह से। और नीचे उसने उस बॉल को कैच करने के लिए ये फ्रॉग्स टाइप कुछ चीज़ें बना दी, और वो फ्रॉग हॉलो था, यानी जब वो बॉल उसमें जाए तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो। ये उसका आइडिया था कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करेगा। अब उसकी डायरेक्शन भी डिटेक्ट कर सकता है कि जिस तरफ की बॉल ड्रॉप हो जाए उस तरफ की शेकिंग है, और ज़ाहिर है शेकिंग को भी डिटेक्ट करेगा। उसकी इस इन्वेंशन को किसी ने सीरियस नहीं लिया, और उस वक्त उसकी कोई ख़ास पजीराई नहीं हुई। बहरहाल उसने एक दिन ये ऑब्ज़र्व किया कि वाकई वो बॉल्स ड्रॉप हुई हैं और रिंगिंग साउंड आई है, और उसके इक्विपमेंट के मुताबिक कोई अर्थक्वेक है जो आया है। लेकिन किसी ने वो ऑब्ज़र्व नहीं किया, और 3 दिन बाद ख़बर आई कि वाकई एक दूर दराज एरिया में कोई अर्थक्वेक आया था, और वो जो भी शेकिंग थी थोड़ी बहुत जो उसके एरिया तक आई वो इसके इक्विपमेंट में डिटेक्ट हो गई। ये बात वहाँ के एम्परर को पता चली, तो उसने उसकी बड़ी तारीफ़ की, और फिर उसको कहा कि आप इस तरह के बहुत से वेसल बनाएं और पूरे एम्पायर में हर जो इम्पोर्टेंट सिटी है उसमें इंस्टॉल करें। तो ये एक तरह का फर्स्ट एवर साइज्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क था जो उस वक्त चाइना में बनाया गया। आज हमारे पास तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क्स हैं कि हम किसी भी तरह की कोई भी अर्थ में वाइब्रेशन, चाहे वो किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो या नेचुरल अर्थक्वेक की वजह से, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। बट दिस वाज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ये उसकी एक्चुअल पिक्चर है जिस तरह से उसका वो इक्विपमेंट था। आजकल के जो साइज्मोग्राफ्स हैं वो इस प्रिंसिपल पर हैं कि किसी तरह से एक ऐसा मैस सस्पेंड किया जाए एक इक्विपमेंट के अंदर
जिसकी अपनी मोशन उस पूरी असेंबली की मोशन से डिस्कनेक्ट हो जाए। यानी अगर ये एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम का ये मैस है, ठीक है, और ये पेंडुलम कनेक्टेड है, ये पूरी असेंबली है, एक फ्रेम है जो कि लेट्स से कि सरफेस पे सिचुएट किया हुआ है। अगर ये पूरी सरफेस या अर्थ शेक करेगी तो पेंडुलम का मैस भी उसके साथ शेक कर सकता है। लेकिन अगर हम इस पेंडुलम को थोड़ा प्रिसाइजली डिज़ाइन करें तो हम ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी शेकिंग पे ये पेंडुलम का मैस रेस्ट पोजीशन में ही रहे। यानी वो शेकिंग जो असेंबली की शेकिंग है वो पेंडुलम के मैस पे ट्रांसफ़र ना हो। ये इस तरह बनाया जा सकता है कि अगर आप इस लेंथ को काफ़ी इंक्रीज़ कर दें, यानी पेंडुलम का जो अपना टाइम पीरियड है या अपना जो उसकी लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो और जो शेकिंग दी जाए वो बड़ी फास्ट हो, ठीक है। तो आई थिंक आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह से अगर एक असेंबली बनाई जाएगी और उसमें इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा रख दी जाए और फिर इसकी बेस को तेज़ी से शेक किया जाए तो मैस अपने इनर्शिया की वजह से वहीं पे रहेगा, वो उस शेकिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसके साथ मूव नहीं करेगा। सो ये प्रिंसिपल है, आजकल भी यही प्रिंसिपल है साइज्मोग्राफ्स का। शुरू में इसको फिजिकली अपनाया गया इसी तरह कि अगर उस मैस के साथ कोई पॉइंटर लगा दिया जाए और वो मैस इस तरह से डिज़ाइन हो कि वो खुद रेस्ट पे रहे जबकि उसके इर्द गिर्द शेकिंग हो रही है, तो जो पॉइंटर रिकॉर्ड करेगा वो अर्थक्वेक होगा, वो ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। सो शुरू में तो मैकेनिकली यूं ही बनाया गया, यानी वाकई पेंडुलम इस तरह के बनाए गए जो कि यही प्रिंसिपल करते थे। सो एक एग्जांपल से दिखाया गया कि अगर एक पेंडुलम की लेंथ कम होगी तो उसका मैस ग्राउंड की शेकिंग के साथ मूव करेगा, लेकिन अगर लेंथ बढ़ाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस पर आपका वो मैस वहीं पे रेस्ट पे होगा जबकि इर्द गिर्द असेंबली उसकी मूव हो रही होगी। तो प्रिंसिपल ये है कि किसी तरह किसी मैस की मूवमेंट को उसकी सराउंडिंग की मूवमेंट से डिटैच कर दिया जाए, सराउंडिंग की मूवमेंट उस मैस को मूव ना करवा सके, तो फिर जो रिलेटिव मोशन होगी वो अर्थक्वेक होगा, ठीक है। इसमें आप इस मैस के साथ एक पॉइंटर लगा देंगे, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो साइज्मोग्राफ जो है वो इस असेंबली के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। सो देखें यहाँ पर कि जो साइज्मोग्राफ है वो तो सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो साइज्मोग्राफ यानी जो एक्चुअल फिल्म है जिसके ऊपर रिकॉर्डिंग सेव होगी वो मूव कर रही है जबकि पॉइंटर फिक्स है, ठीक है। तो जो भी रिलेटिव मूवमेंट है इन दोनों की वो रिकॉर्ड हो जाएगी एक ग्राफ की शक्ल में, जो कि अगर आप इसको एक रोलर ड्रम पे लगा दें जिसमें ये ग्राफ मूव कर रहा हो एक डायरेक्शन में, तो आपके पास टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ आ जाएगा। रियल टाइम में टाइम के विद रिस्पेक्ट जो फ्लक्चुएशन है या मूवमेंट है अर्थ की वो रिकॉर्ड हो जाएगी। सो शुरू में तो इस तरह के बनाए गए जिसमें वाकई एक पेंडुलम रखा गया, एक मैस रखा गया, एक रोलर ड्रम के ऊपर एक कागज़ से जो है वो एक ग्राफ अटैच किया गया जब वो मूव करता था और रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाती थी, जैसे ये रिकॉर्डिंग आ रही है, या इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो ये एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो वर्टिकल शेकिंग रिकॉर्ड करती है, अर्थ की अप डाउन मूवमेंट की रिकॉर्डिंग इस पे आ जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल शेकिंग के लिए सेटअप है। सो सबसे फेमस नाम इसमें ये है जॉन मिल्न, जिसने सबसे पहले इस तरह के साइज्मोग्राफ बनाए। आजकल हम इसी प्रिंसिपल पे, ये बल्कि उसकी ओरिजिनल इन्वेंशन है जो उसने, ये देखें आपको इवन फिजिकली ये रोलर ड्रम नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर कागज़ रैप हुआ हुआ है और वो इस पे रिकॉर्डिंग आ जाती थी। आजकल अब मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट हम वही प्रिंसिपल बड़ी स्मार्ट किस्म की डिवाइसेस से अचीव कर लेते हैं। अब हमें एग्जैक्टली उस तरह के लॉन्ग पेंडुलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतने स्मार्ट मटेरियल्स हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिकल करंट गुजारने से मॉडिफाई की जा सकती हैं। ऐसे मटेरियल हैं, ऐसे पेंडुलम बनाए जा सकते हैं जो कि छोटी सी लेंथ में आपको वही डिटैचमेंट दे देंगे जो मे बी कई फिट की लेंथ में आपको अचीव होगी। सो आजकल वही मैस अटैच टू अ स्प्रिंग या सिंपल पेंडुलम का प्रिंसिपल ही यूज़ होता है, बट वो पेंडुलम स्मार्ट मटेरियल्स से बना होता है और वो स्मार्ट मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे हाथ में होती हैं। हम इलेक्ट्रिकल करंट्स को ट्यून करके
कोई भी प्रॉपर्टी अचीव कर सकते हैं। तो इस मैकेनिज़्म से हमारे पास बड़े स्मार्ट किस्म के छोटे छोटे साइज्मोमीटर हमारे पास अब बनते हैं, और उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मैकेनिकल असेंबली की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब हम बजाय ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड करने के डायरेक्टली ग्राउंड एक्सेलरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। शुरू में जो साइज्मोमीटर थे वो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट बेस्ड थे। ये इस तरह के छोटा सा से एक सिलेंडर में वो पूरी इक्विपमेंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक सिलेंडर है, अब इनके अपने भी फीचर्स होते हैं, इनकी टाइप्स होती हैं, उनमें मैं नहीं जाऊंगा, बट एक छोटे से सिलेंडर में आपको एक ऐसा सेटअप मिल जाएगा जिसके अंदर एक ऐसा मैस होगा जिसकी अपनी मूवमेंट असेंबली की मूवमेंट से डिटैच होगी, ठीक है। आपको इस इक्विपमेंट से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि आजकल बड़े बड़े ग्लोबल साइज्मोग्राफिक नेटवर्क्स हैं, उनमें से ये एक एग्जांपल है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने साइज्मिक मॉनिटरिंग स्टेशंस यानी इस तरह के इक्विपमेंट पूरी दुनिया में इंस्टॉल किए हुए हैं। दे आर काइंड ऑफ ईयर्स ऑफ आवर वर्ल्ड, कि कहीं से कोई भी वाइब्रेशन अगर है तो कोई अर्थक्वेक है, वो फ़ौरन रियल टाइम में रिपोर्ट होता है और उसका डेटा आ जाता है। अब हम इसको साइज्मोग्राफ की बजाय कई दफ़ा, चूँकि वो डायरेक्टली एक्सेलरेशन मेजर करते हैं, तो एक्सेलरोमीटर्स भी कह देते हैं इनको। और फिर आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये बहुत छोटे यानी चंद मिलीमीटर डायामीटर के भी एक्सेलरोमीटर्स अवेलेबल हैं। इवन एक एक्सेलरोमीटर की फॉर्म ऐसी भी है जो ऑल्दो कि बहुत एक्यूरेट नहीं है, बट वो इवन हमारी मोबाइल डिवाइसेस में भी होते हैं। इवन अगर एक मोबाइल डिवाइस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करती है, आप रियल टाइम में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देख सकते हैं। मैं ये चीज़ें स्किप करूँगा। साइज ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को कैसे नापा जाए कि ये बड़ा है या छोटा है। इसकी हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई कि अर्ली 19th सेंचुरी से आप यूँ समझ लें कि ये डेवलपमेंट्स शुरू हुई कि हर अर्थक्वेक के बाद वहाँ का डैमेज देखा जाता था कि कितना डैमेज हुआ है यहाँ पे, और उस डैमेज को फिर किसी इंडेक्स से क्लासीफाई किया जाता था। बिल्कुल उसी तरह जैसे आजकल आप लोग मुख्तलिफ ऐसे पैरामीटर्स जिनको आम तौर पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कहा जाता, उनको मेजर करने के लिए इंडेक्स बनाते हैं। लेट्स से कि एक एग्जांपल दिखाई गई है 1811 की यहाँ पे, कि इस स्पेसिफिक अर्थक्वेक के बाद एक रिसर्चर ने ये किया कि वो उस पूरे एरिया का सर्वे किया, और उस सर्वे में उसने कहा कि मैं डैमेज के लेट्स से 4 लेवल्स आइडेंटिफाई करता हूँ, 1 2 3 4। 4 मीन्स हाईएस्ट और 3 मीन्स उससे कम, 1 मीन्स लोएस्ट। और उसने पूरे एरिया का फिज़िकल सर्वे किया और हर पॉइंट पर डैमेज को ऑब्ज़र्व किया और एक नंबर असाइन किया उस पॉइंट को 1 से लेकर 4 तक। तो उसने देखा कि लेट्स से यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ फिर 3 है, यहाँ 2 है। उसने यूँ काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स लिए और 1 से 4 तक वो नंबर असाइन किए, और बाद में उसने ऑब्ज़र्व किया कि 1 को मिलाएं तो एक सर्कल बन जाता है या एक क्लोज फिगर बन जाती है, 2 को 2 के साथ मिलाएं तो एक क्लोज फिगर बन जाती है, 3 को 3 के साथ और 4 को 4 के साथ। तो जैसे कंटूर लाइंस होती हैं, ठीक है, लाइंस जो एक ही वैल्यू रख रही होती हैं, जो भी वैल्यू के लिए वो मैप बना हुआ है। तो इस तरह से उसको ये मालूम हुआ कि एक तो पहली बात, अर्थक्वेक का कोई सेंटर होता है, किसी जगह पर हाईएस्ट डैमेज होता है और फिर उससे दूर जाते जाएं तो डैमेज कम होता जाता है। और फिर उसने इन लाइंस को आइसोसाइजमल लाइंस कहा, और फिर हर अर्थक्वेक के बाद इस तरह ऑब्जर्वेशन की बेस पे आइसोसाइजमल मैप्स बनने शुरू हो गए, जो कि डैमेज की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन पर मुश्तमिल थे। और जाहिर है कि उस वक्त के हालात के मुताबिक ये किसी इंस्ट्रूमेंट बेस मैप नहीं थे, बल्कि ये लोगों की ऑब्जर्वेशन पे या जो बंदा सर्वे कर रहा है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बेस करते थे। लेकिन ये स्टार्ट था एक ऐसी सीरीज़ का जिसको बाद में अब हम जानते हैं इंटेंसिटी मैप्स के नाम से। इंटेंसिटी मैप्स यही हैं कि किसी भी अर्थक्वेक के बाद उसका जो भी
डैमेज है या उसकी जो भी इंटेंसिटी का पैरामीटर है, चाहे वो ग्राउंड एक्सेलरेशन है या डैमेज है या जो भी है, उसको उस मैप के ऊपर प्लॉट किया जाए। हर पॉइंट पे आपको ये पता चले कि इसने इस अर्थक्वेक में कितनी इंटेंसिटी ऑब्जर्व की है। सो इस एक्सरसाइज के बाद हर कंट्री ने अपने इंटेंसिटी स्केल्स बनाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा 1 से 10 तक अर्थक्वेक को नापा जाए। 10 का मतलब हाईएस्ट, 1 का मतलब लोएस्ट, 1 का मतलब जिसको इवन डिटेक्ट भी ना किया जा सके, और 10 का मतलब जिसमें कोई इमारत खड़ी ना रहे। या किसी ने कहा 1 से 8 तक, किसी ने कहा 1 से 12 तक, और यूं हर कंट्री ने अपने मैप्स, अपने स्केल बनाने शुरू किए। लेकिन उनमें से सिर्फ 2-3 ही हैं जिनको आज हम जानते हैं, बाकी सब वो इतने फेमस नहीं हो सके। सो अर्थक्वेक का डैमेज आपके एपिसेंटर से जितना दूर जाएं वो रिड्यूस होता है, ये हमें पता है। आइसोसाइजमल लाइंस क्या होती हैं। सो एक स्केल जो बहुत फेमस हुआ, जो आज तक यूज़ होता है, उसको MMI स्केल कहते हैं, मॉडिफाइड मर्काली इंटेंसिटी स्केल, MMI स्केल। इटालियन आई थिंक ये साइज्मोलॉजिस्ट था मर्कॉली, उसने ये स्टार्ट किया और बाद में इसको मॉडिफाई किया गया। इसमें 1 से लेके 12 तक अर्थक्वेक को क्लासीफाई किया जाता है। 12 वैल्यूज़ दी जाती हैं। और फिर अब जाहिर है कि उस दौर में कोई इक्विपमेंट तो अवेलेबल नहीं था कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को किसी तरह इक्विपमेंट के ज़रिए मेजर किया जाए। तो वो डिस्क्रिप्टिव जो है वो डिस्क्रिप्शंस दी गई कि 1 आप इसको असाइन करें और 10 इसको करें, 5 इसको करें, 6 इसको करें। तो यूँ वो स्केल का ये मतलब है कि आप एक नंबर असाइन करें अर्थक्वेक को, लेकिन साथ हर नंबर की डिस्क्रिप्शन दें ताकि कोई भी बंदा उनको पढ़ के किसी अर्थक्वेक के बारे में किसी एक पॉइंट के ऊपर बता सके कि यहाँ पे ये नंबर एक्सपीरियंस किया गया अर्थक्वेक का। कई और भी इंटेंसिटी स्केल हैं, उनको मैं स्किप करूँगा। रॉजी फॉरल स्केल एक काफ़ी फेमस स्केल है। इसी तरह JMA जापानीज स्केल है, फिर MSK है। सो ये 1 से लेके कोई 10 तक है, कोई 1 से 8 तक है, कोई 1 से 12 तक है। MMI स्केल सबसे फेमस है, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। सो ये JMA स्केल है। जापानीज स्केल जो है वो इवन इंस्ट्रूमेंटल है, यानी उसमें जब आप किसी अर्थक्वेक को कोई नंबर असाइन करते हैं तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे नहीं करते, वहाँ पे इक्विपमेंट होना चाहिए जिसकी रीडिंग अगर फ़लाँ से फ़लाँ के बीच में होगा तो वो 6 होगा, ज़्यादा होगा तो 7 होगा, इस तरह आप असाइन करेंगे। तो कुछ स्केल आजकल जो यूज़ होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड हैं, लेकिन ज़्यादातर स्केल सिर्फ क्वालिटेटिव हैं, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव स्केल हैं। कुछ स्केल इवन पिक्टोरियल भी हैं, जैसे चाइनीज़ स्केल है, वो इवन तस्वीरों से समझाते हैं कि 1 का ये मतलब है, 2 का ये मतलब है, 3 का ये मतलब है। ये MMI स्केल है, 1 से लेके 12 तक, ठीक है, आगे भी जा रहा है ये 12 तक। 1 को देखें लिखा हुआ है नॉट फेल्ट, ठीक है, और इसी तरह 8 को देखें फ्राइट जनरल, इसी तरह 7 को देखें फ्राइट एंड ऑल, और फिर आगे डिस्क्रिप्शन है सारी, ठीक है, ताकि आप कि अच्छी तरह से क्लासीफाई कर सकें। इसी तरह 12 को देखें डैमेज टोटल, कंप्लीट डैमेज इज़ 12, ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल जो अर्थक्वेक आ सकता है। लेकिन जाहिर है ये सब डिस्क्रिप्टिव है, उस दौर में ये तरीका था अर्थक्वेक को मेजर करने का। फिर 1930s में ये ख्याल आया कि ये तो सब डिपेंड करता है ना आपकी जजमेंट पे, सब्जेक्टिव है, तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो इंस्ट्रूमेंटल चीज़ पर बेस करता हो, जिसमें पर्सन टू पर्सन वेरिएशन ना हो। तो कोई यूनिवर्सल स्केल होना चाहिए अर्थक्वेक को नापने का। तो उसमें फिर अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट आया, और उस वक्त के 2 फेमस साइज्मोलॉजिस्ट ने ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ये कॉन्सेप्ट दिया, बट चार्ल्स रिक्टर के नाम से ये मशहूर है, रिक्टर स्केल या रिक्टर मैग्नीट्यूड जिसको कहते हैं। और उसकी डेफिनेशन इंस्ट्रूमेंटल की गई, यानी आपके पास एक ख़ास किस्म का इक्विपमेंट होना चाहिए अर्थक्वेक का रिक्टर मैग्नीट्यूड जो है वो मालूम करने का। और रिक्टर मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन जो फिक्स की गई उस टाइम पे, वो मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की। वो ये है कि लेट्स से आपके पास यहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है, ठीक है, ये एपिसेंटर है, और एपिसेंटर से 100 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर आपके पास एक रिकॉर्डिंग स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पर आपने उस अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया।
ठीक है, और आपके पास उस अर्थक्वेक की वजह से 100 किलोमीटर के फासले पे ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आ गया। ठीक है, सो आपने रिकॉर्ड कर लिया अर्थक्वेक, ये ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं डी कह देता हूँ, वर्सेस टाइम। ये पीक नंबर आपने पिक करना है उस डिस्प्लेसमेंट हिस्ट्री का। ठीक है, और उसको माइक्रोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, माइक्रोमीटर्स में, यानी 10⁻⁻⁻6 मीटर्स में, माइक्रोमीटर का ये मतलब है। सो जाहिर है कि ये रिकॉर्डिंग कुछ होगी, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या कुछ भी पीक नंबर होगा, वो पीक नंबर आपने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके यूनिट तब्दील करने हैं, और इस नंबर का जो भी माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने से जो रिजल्टिंग नंबर है, इसका आपने लॉग बेस 10 ले लेना है। यानी लॉग के कॉन्सेप्ट से आप इंट्रोड्यूस्ड हैं ऑलरेडी। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पीक नंबर आता है 1000 माइक्रोमीटर, मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, सो 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे मैंने रिकॉर्डिंग ली एक अर्थक्वेक की, और वो रिकॉर्डिंग का पीक नंबर आ गया 1000 माइक्रोमीटर। तो इस अर्थक्वेक का जो रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल पर मैग्नीट्यूड होगा, वो होगा लॉग ऑफ 1000। ठीक है, लॉग ऑफ 1000 असल में होता है 3। ठीक है, यानी 10⁻³ और फिर 3 आ जाएगा। सो लॉग 1000 आप कैलकुलेटर पे भी इवन करें, 3 आंसर आ जाएगा, विच मीन्स के मैग्नीट्यूड 3 अर्थक्वेक है ये, अगर वो 100 किलोमीटर पर 1000 माइक्रोमीटर पीक डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि लेट से कि मेरे पास यही रिकॉर्डिंग आ रही है, आम यूनिट्स में बात करते हैं, 100 सेंटीमीटर, लेट से 100 सेंटीमीटर मेरे पास ये डी की पीक नंबर आ रहा है। 100 सेंटीमीटर को ज़रा कन्वर्ट करें, देखें इससे आपके पास क्या मैग्नीट्यूड आता है। 100 सेंटीमीटर इज़ व्हाट, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर है, और अगर इसको 1 मीटर को मैं माइक्रोमीटर में लिखूं तो ये क्या होगा, 10⁻6 माइक्रोमीटर। ऐसे ही है ना, 10⁻6 माइक्रोमीटर बन जाएगा मेरा 1 मीटर। सो अगर मैं 10⁻6 का लॉग लूं तो मेरे पास आंसर आएगा 6। ठीक है, सो लॉग ऑफ दिस नंबर बेसिकली इज लॉग ऑफ 10⁻6 इज इक्वल टू 6। ये 6 है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड 6 कैसा अर्थक्वेक है, जिससे अगर मैं 100 किलोमीटर दूर खड़ा हूं तो मुझे 1 मीटर की पीक डिस्प्लेसमेंट फील हो रही है। ठीक है, सो आप एक रफ पिक्चर भी बना सकते हैं कि ये कितना, कोई मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा हो सकता है या कितना कम हो सकता है। इसी तरह आप, ये ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, उस यानी उस पॉइंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट एक्सपीरियंस होगी रिकॉर्डिंग स्टेशन, तो वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, सो आपने उस रिकॉर्डिंग स्टेशन से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ लेना है, और उस ग्राफ के पीक नंबर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करके लॉग ले लेना है। ये डेफिनेशन रखी गई मैग्नीट्यूड की, जिसको आज हम रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफाई किया गया है स्पेशली कि वो जो आपने स्टेशन पे रिकॉर्डिंग जिस इक्विपमेंट से लेनी है उसका मॉडल क्या हो, वो कौन सा इक्विपमेंट हो। ठीक है, ताकि इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट वेरिएशन भी ना आ सके इसमें। पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड रख दिया गया। अब ज़ाहिर है जब भी कोई अर्थक्वेक आएगा तो ज़रूरी तो नहीं है कि वही इक्विपमेंट 100 किलोमीटर पे वाकई इंस्टॉल्ड भी हो, तो इसके लिए फिर कन्वर्जन फैक्टर्स दिए गए। रिक्टर ने बड़ा डिटेल्ड प्रोसीजर दिया कि जिससे आप अगर 100 किलोमीटर पे रिकॉर्डिंग नहीं है, 50 पर है, 150 पर है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं उसको इक्विवेलेंट 100 में। ठीक है, और फिर उससे एक मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इस मैग्नीट्यूड स्केल का फ़ायदा ये है कि ये फ़ौरन अर्थक्वेक आते ही कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको बस उसकी एक रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग का पीक नंबर चाहिए, और हमारे पास चूँकि डिटेल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं तो हम किसी भी रिकॉर्डिंग को लेके उसको देख सकते हैं कि इसका जनरेटिंग अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या था। अब मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में आपने हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा फ़र्क रखना है। मैग्नीट्यूड तो हर अर्थक्वेक का फिक्स होगा,
इंटेंसिटी उस एपिसेंटर से कितने डिस्टेंस पर हैं आप, उसके हिसाब से वेरी करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आमतौर पे मिसाल ऐसे दी जाती है कि जैसे एक बल्ब है, उसकी जो वोल्टेज है वो मैग्नीट्यूड है जो कि कांस्टेंट रहेगी उस बल्ब की, लेकिन जो उसकी लाइट है वो उसकी इंटेंसिटी है जो कि जितना उस बल्ब से दूर होते जाएंगे वो कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ को एक मैग्नीट्यूड को आमतौर पे जो उर्दू में तर्जुमा किया जाता है ज़लज़ले की शिद्दत, ये गलत तर्जुमा है, ऐसा ही है ना। यानी मैग्नीट्यूड का हाई होना ठीक है, ये बताएगा कि अर्थ को एक हाई इंटेंसिटी है, लेकिन आप इसका मतलब कंप्लीट पिक्चर नहीं हासिल कर रहे सिर्फ मैग्नीट्यूड से। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसके एपिसेंटर से कितने दूर हैं या उसके रप्चर के लाइन से कितना दूर हैं आप। ठीक है, सो ये मुमकिन है कि मैग्नीट्यूड 8 अर्थक्वेक आए, लेकिन वो इतना डीप हो कि उसका आपसे डिस्टेंस 200 किलोमीटर हो। ठीक है, यानी वो इतना डीप अर्थक्वेक हो, आप अर्थ की सरफेस पे यहाँ खड़े हैं और जनरेट वो यहाँ से हो रहा है, जो कि डिस्टेंस आपका लेट से 200 किलोमीटर बनता है। ये मैग्नीट्यूड 8 आपके लिए उतना डेंजरस नहीं होगा जितना अगर आपके बहुत करीब एक मैग्नीट्यूड 5 आ जाता है या 6 आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड का वर्ड असल में मिसलीडिंग सा है अगर हम उसको तर्जुमा करें शिद्दत के नाम से। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड के साथ आपने ये भी देखना होता है कि आपका डिस्टेंस कितना है उसके एपिसेंटर से, फिर आप बता सकते हैं कि वाकई इसने कितना डैमेज किया होगा। तो शैलो अर्थक्वेक्स विद लो मैग्नीट्यूड मे बी मोर डेंजरस कंपेयर टू डीप अर्थक्वेक्स विद हाई मैग्नीट्यूड। तो हमारे यहाँ नॉर्थ में हिंदू कुश रीजन में आपको मैंने दिखाया था कि बहुत डीप अर्थक्वेक्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं पास्ट 100 ईयर्स के डेटा में, लेकिन वो कोई ख़ास डैमेज नहीं प्रोड्यूस कर सके अभी तक की हिस्ट्री में। बट एक शैलो अर्थक्वेक जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आ सकता है क्रस्टल फॉल्ट से, वो ज़्यादा डेंजरस होगा बनिस्बत हिंदू कुश के डीप अर्थक्वेक से। सो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड जो हैं वो इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है एग्जैक्टली। इंटेंसिटी जनरल वर्ड है, मैग्नीट्यूड हर अर्थक्वेक का एक ही होगा, चाहे वो जितना भी वीक या जितना भी स्ट्रॉन्ग है। यानी एक अर्थक्वेक इवेंट का मैग्नीट्यूड एक होगा। ठीक है, कश्मीर 2005 अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7.6 है। अब वो 7.6 है, चाहे वो एक्सपीरियंस किया जाए बालाकोट में या इस्लामाबाद में या लाहौर में। ठीक है, इंटेंसिटी इन तीनों जगह पे डिफरेंट होगी, लेकिन वो तीनों जगहों पे अगर कहा जाए कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, वो 7.6 है। उसके लिए थोड़ी सी मुझे कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी, बट वो मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ आइडिया दे देता हूँ कि देखें, जब भी कोई अर्थक्वेक किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे रिकॉर्ड होता है तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा शेकिंग रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। अर्थक्वेक की दो प्राइमरी वेव्स हैं। जब भी रप्चर इनिशिएट होता है तो एक शॉक वेव है जो जनरेट होती है और सबसे पहले आपको वो हिट करती है, और वो हाई स्पीड वेव्स होती हैं, और कुछ सेकंड के बाद जो मेन हॉरिजॉन्टल शेकिंग है वो आती है, उसको एस वेव्स कहते हैं। ठीक है, सो जो पहली वेव्स हैं, जो शॉक वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जैसे साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये पी वेव्स कहलाती हैं, और जो मेन शेकिंग है हॉरिजॉन्टल शेकिंग ऑफ द अर्थ, वो एस वेव्स कहलाती हैं। एस वेव्स की स्पीड पी वेव से कम होती है, यानी एस वेव्स की स्पीड होती है ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी पी वेव्स की स्पीड, और एस की स्पीड होती है ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर पर सेकेंड। आप इस नंबर से ही अंदाज़ा लगा लेंगे ये कितने स्केल की बात हो रही है। 4 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड है। तो किसी भी अर्थक्वेक से, मैं कंप्लीट कर लूँ, किसी भी अर्थक्वेक से जब कोई रप्चर इनिशिएट होगा तो सबसे पहले आपके पास जो वेव आएगी वो पी वेव होगी, कुछ सेकंड के बाद एस वेव आएगी। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि देखिए, अगर एक की स्पीड 6 है, एक की 4 है, तो इनमें जो भी फ़र्क होगा उस टाइम में पी और एस के पहुंचने में जो फ़र्क है टाइम का, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कितना दूर से इनिशिएट हुई हैं। ऐसे ही है ना, ये फ़र्क अगर ज़्यादा है, आपके पास पी वेव आ गई और एस वेव 10 सेकंड के बाद आई है, इसका मतलब ये बहुत दूर से इनिशिएट हुई हैं,
और इनके पहुंचने में जो फ़र्क है वो 10 सेकंड का हो चुका हुआ है। लेकिन यही फ़र्क अगर 2 सेकंड का हो तो इसका मतलब है ये बहुत करीब से आ रही हैं, क्योंकि इनमें बहुत 2 सेकंड का फ़र्क है। ऑल्दो स्पीड्स तो दोनों की फिक्स हैं, बट इनका डिफरेंस ऑफ अराइवल जो है वो 2 सेकंड है। एस बाद में अराइव होती हैं, पी पहले अराइव होगा। किसी भी जैसे ब्लास्ट में शॉक पहले आ जाएगा और उसकी मेन शेकिंग आपके पास बाद में होगी, तो ये भी एक ब्लास्ट है, एक रप्चर है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है, इस तरह की रिकॉर्डिंग, इस तरह की, जैसे मैं आपको ये टाइम हिस्ट्रीज दिखा रहा हूं। अब इसमें देखें, ये एक ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है जो एक अर्थक्वेक में रिकॉर्ड किया गया। पी वेव यहां पर अराइव हो गई और कुछ सेकंड के बाद जहां से मेन शेकिंग स्टार्ट हुई है वहां एस वेव अराइव हो गई है, ठीक है। इनका जो भी टाइम सेपरेशन है ये असल में फंक्शन है इस बात का कि कितना दूर से ये वेव मुझ तक पहुंची है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास मेरी ये साइट है और मुझे ये पता चल जाए कि ये वेव जो भी मेरी साइट को अभी हिट की है वो 1000 किलोमीटर दूर से आई है, तो इसका मतलब है एपी सेंटर जो है वो इस एक सर्कल पर लाई करता है जिसका रेडियस 1000 किलोमीटर है। ऐसे ही हो गया। तो ये तो एक रिकॉर्डिंग ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दी। अगर मेरे पास एक ही अर्थ को एक 3 डिफरेंट स्टेशंस पे रिकॉर्ड हुआ है, एक स्टेशन मेरे इस स्टार पर लाई करता था, दूसरा स्टेशन इस स्टार पे लाई कर रहा है लेट्स से, और इस स्टार पे जो रिकॉर्डिंग आई उससे मुझे ये पता चला कि मेरा ये भी जो वेव है ये 1500 किलोमीटर दूर से आ रही है। तो मैं 1500 किलोमीटर का एक सर्कल इसके गिर्द बना दूंगा और इस सर्कल पर कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा मेरा एपी सेंटर, ठीक है। तो दो स्टेशंस की रिकॉर्डिंग से मेरे पास 2 पॉइंट आ गए जो मुमकिना तौर पे एपी सेंटर हो सकते हैं, और अगर तीसरा स्टेशन भी अवेलेबल है तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो उन 2 में से कौन सा मेरा एपी सेंटर है। तो यूं आपके पास कम से कम 3 स्टेशंस की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए टू लोकेट एपी सेंटर, ठीक है। यही वजह है कि जैसे ही कोई अर्थक्वेक आता है विद इन मिनट्स मीडिया पे आ जाता है कि इसका ये एपी सेंटर था और ये इसका रिक्टर मैग्नीट्यूड का स्केल था, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें क्विकली डिटरमिन की जा सकती हैं, ठीक है। असल में डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अपने स्टेशन लगाए होते हैं और उनका रियल टाइम में डेटा आप देख सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में जो स्टेशन लगा हुआ है USGS का, वो इंटरनेट पे आप उसकी रियल टाइम रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सा डेटा ओपन सोर्स है, बहुत सा डेटा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अपने पास होता है। देखिए हमारी अपनी टेक्नोलॉजी तो इस हवाले से कोई काबिल ज़िक्र नहीं है। हमारे पास लोकल साइस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, लेकिन उनका डेटा ओपनली अवेलेबल नहीं है और आई डोंट नो वो किधर है। एक साइस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क सेंटर है हमारे इस्लामाबाद में यहीं पर, बट उनका डेटा उतना ओपनली अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। सो हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिस नहीं की जाती ये वाली कि हम खुद लोकेट करें अपना एपी सेंटर। पाकिस्तान में USGS के स्टेशंस अवेलेबल हैं। ये जो एग्जांपल दी जा रही है इसमें ये सिर्फ एक नेटवर्क है, इस तरह के कई नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हुए हैं। सो ये बिल्कुल मुमकिन है कि हमारे ही अर्थक्वेक के लिए 3 डिफरेंट साइज्मोमीटर्स का डेटा हमें मिल जाए विद इन पाकिस्तान। अगर ना मिल सके तो फिर जाहिर है कि जो काबुल में स्टेशन है या न्यू दिल्ली में है वो भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक कहाँ आया, उसके रीडिंग्स कहाँ कहाँ तक रिकॉर्ड हुई हैं, बट एटलीस्ट हमें 3 चाहिए, ठीक है। सो USGS के पास तो फुल कंट्रोल है, वो तो कोई अर्थक्वेक आएगा विद इन सेकेंड्स वो वार्निंग भी जनरेट होगी, सब उनका ऑटोमेटेड सिस्टम है। एस वेव उसी अर्थक्वेक ही का हिस्सा होती हैं, ठीक है। सो एक अर्थक्वेक असल में PS और फिर सरफेस वेव्स भी होती हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है। सो अगर एक 60 सेकंड का अर्थक्वेक आपने एक्सपीरियंस किया है तो जो पहला झटका आपको मिलेगा वो P का होगा। कुछ सेकंड बाद उसी अर्थक्वेक में S भी आ जाएगी और फिर कुछ सेकंड बाद सरफेस वेव्स भी आ जाएंगी। सरफेस वेव्स वो हैं जो सरफेस के ऊपर से होती होती आप तक पहुंची हैं, तो वो सबसे आखिर में पहुंचेंगी।
पी और एस वेव्स को बॉडी वेव्स कहते हैं। बॉडी वेव्स का मतलब है कि ये जो अर्थ के अंदर जहाँ से भी रप्चर इनिशिएट हुआ है वहाँ से डायरेक्टली वो अर्थ की बॉडी में से होते हुए आप तक आई हैं, पहले सरफेस पे जाके फिर आपकी तरफ नहीं आई। ठीक है, तो 3 टाइप की वेव्स होती हैं एक ही अर्थक्वेक में। तो एस वेव्स हैं शीयर वेव्स या सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, वो आफ्टर शॉक नहीं है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी एक दफ़ा बड़ी मूवमेंट किसी रप्चर में हो जाती है तो बाद में अर्थ की क्रस्ट स्टेबल नहीं होती, बल्कि कई छोटी छोटी मूवमेंट्स के बाद फिर एक फाइनल जगह पर सेटल होती है। वो जो छोटी छोटी मूवमेंट्स मेन अर्थक्वेक के बाद भी होती रहती हैं वो आफ्टर शॉक्स प्रोड्यूस करती हैं, और वो आफ्टर शॉक्स छोटे अर्थक्वेक होते हैं जो कई दिन तक और कई महीने तक भी आते रहते हैं। ठीक है, सो आफ्टर शॉक्स भी अर्थक्वेक होते हैं अलग से, लेकिन वो डिपेंडेंट अर्थक्वेक्स होते हैं, यानी वो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से खुद ही आ जाएगा जैसे कि मेन शॉक आया है, बल्कि वो मेन शॉक के बाद आते रहते हैं। ठीक है, और बीसियों आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं, बड़े अर्थक्वेक्स के कई आफ्टर शॉक्स हो सकते हैं। और फिर इसी से रिलेटेड एक फिनोमेना है जिसको कहते हैं फोर शॉक्स, यानी एक बड़े रप्चर से पहले हो सकता है कि कई छोटे अर्थक्वेक आएँ। वो छोटे रप्चर जो हैं वो हो सकता है एक बड़े रप्चर का ट्रिगर पॉइंट हो जाएं। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एक अर्थक्वेक आता है और हम समझते हैं कि ये मेन शॉक है, कुछ अरसे बाद या कुछ टाइम के बाद एक बड़ा अर्थक्वेक, उससे बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है, तो फिर हमें पता चलता है कि ये मेन शॉक है और वो पहले वाला फोर शॉक था। ठीक है, इसी से मुझे बल्कि याद आ गया, अर्थक्वेक्स ऑल्सो अकर ऑन मून, दे आर कॉल्ड मून क्वेक्स। ठीक है, सो ये फिनोमेना मून पे भी है। सो मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो गया आपको, मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी नहीं है, ऑल्दो मैग्नीट्यूड का हाई होने का मतलब है कि अर्थक्वेक ज़्यादा बड़ा है। ठीक है,